नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम देख रहे थे कार्बनिक रसायन के बारे में, जिसमें हम जाने थे कि तत्वों का वर्गीकरण और पीरियोडिक टेबल के बारे में। और आज इस वीडियो में आप देखेंगे आज धातु एवं खनिज, अयस्क और गुणधर्म और कई अन्य फैक्ट के बारे में। तो आइए जान लेते हैं इसमें कि पहला फैक्ट के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि तत्व यानी कि एलिमेंट इसे इंग्लिश में कहते हैं। और तत्व क्या होता है, इसकी परिभाषा को आप देखें तो ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं तथा उनके भौतिक व रासायनिक विधियों से तोड़ा नहीं जा सकता है, इसे हम कहते हैं तत्व कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं? पदार्थ का ऐसा प्रकार जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हो, जिसे तोड़ा नहीं जा सके, उसे हम कहते हैं तत्व कहते हैं। अब तत्व के जो स्रोत होते हैं किस प्रकार से होते हैं, तो तत्व का जो स्रोत होता है, मेन स्रोत होता है, भू प्रॉपर्टी होता है, यानी अर्थ के जो क्रास्ट होते हैं उसी से हम तत्व को प्राप्त करते हैं। प्रमुख प्रकार के जो तत्व होते हैं वह पहला देखें तो धातु होते हैं, जिसे मेटल के नाम से जानते हैं आप लोग। अधातु होता है दूसरा, जिसे नॉन मेटल के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है उपधातु, इसको ध्यान रखेंगे, जिसमें सेमी मेटल मेटेलॉइड्स होते हैं, यानी कि धातु और उपधातु, धातु और अधातु दोनों के जो है कि गुण इसमें पाए जाते हैं। किसमें? तो उपधातु में। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, सबसे पहले आपको निकल के आएगा, देखने को मिलेगा यहाँ से कि धातु क्या होता है, यानी कि मेटल्स क्या होता है। मेटल्स के बारे में जाने तो भू प्रॉपर्टी से सर्वाधिक पाई जाने वाली जो धातु है वह कौन सा है? तो एल्युमिनियम है। इसको ध्यान रखेंगे, भू प्रॉपर्टी से पाए जाने वाले, भू प्रॉपर्टी पर जो है कि पाए जाने वाले सर्वाधिक, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो धातु कौन है? तो एल्युमिनियम है। और प्रकृति में प्राप्ति किस प्रकार से होता है धातु का, उसके बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मुक्त अवस्था में यानी कि नेटिव स्टेट में किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी टीआरई में कि जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि तत्व के रूप में, यानी तत्व रूप में जो प्राप्ति होते हैं उसे हम देख सकते हैं, कह सकते हैं। और दूसरा उदाहरण के रूप में आप देखें तो कम सक्रिय धातु, गोल्ड, प्लेटिनियम आदि को आप रख सकते हैं। ये सारे के सारे जो धातु होते हैं वह स्वतंत्र अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं पृथ्वी पर। उसके बाद संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले, कंबाइंड स्टेट में जो पाए जाने वाले जो धातु है वह किस प्रकार से होते हैं? तो यौगिक के रूप में प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में कि यदि अधिक सक्रिय होते हैं या जो तत्व होते हैं या जो धातु होते हैं या क्या होते हैं, तो अधिक सक्रिय होते हैं। जैसे में आप देखें तो कैल्शियम हो गया, पोटासियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे के सारे अधिक सक्रिय धातु होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं जो अधातु होते हैं, अधातु या फिर गुणधर्म की जो विशेषताएं होती है, अधातुओं के गुणधर्म या फिर विशेषताएं को हम यहाँ पर देखेंगे अधातु के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अधातुएं सामान्य ताप पर प्रायः ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में ही पाए जाते हैं, यानी कि जो सामान्य जो तापमान है उस पर जो है कि अधातुएं जो किस तरीके से पाए जाते हैं, तो ठोस, द्रव व गैस तीनों ही रूप में पाए जाते हैं। कौन? तो अधातु। उसके बाद देखें तो इसके बारे में आप जानेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट के रूप में कि अधातु में समानता क्या होता है, तो धातु के समान धात्विक चमक नहीं होती है। उसके बाद अब बात के रूप में आप देख सकते हैं, रख सकते हैं आयोडीन, जिसे में चमक होती है, इसको आप रख सकते हैं। पूछा जा सकता है इस प्रकार से प्रश्न कि कौन सा ऐसा अधातु है जिसमें धातु की जैसे ही चमक पाई जाती है, तो वह होता है आयोडीन। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट के रूप में देखेंगे यहाँ पर कि अधातुओं में आघातवर्धनता का गुण नहीं पाया जाता है। आघातवर्धनता का गुण जो है कि अधातु में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है अधातु में तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि अधातुएं उष्मा व विद्युत के कुचालक होती है। अपवाद के रूप में आप देख सकते हैं ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो और जानकारी हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं। अधातुएं भंगुर होती है, यानी कि उस पर थोड़ा सा भी चोट लगे तो वो टूट करके चूर चूर हो जाता है, लेकिन धातु जो होती हैं इस प्रकार से नहीं होती, उसमें प्रसार होने लगता है। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर कि कार्बन और उनके बीच के रूप के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जिसमें कि कार्बन के बारे में सबसे पहले जाने तो कार्बन अधात्विक तत्व है, ध्यान रखेंगे। जो यह कार्बन है किस प्रकार से तत्व है, तो यह अधातु है। उसके बाद परमाणु क्रमांक संख्या 6 होते हैं। सर्वाधिक यौगिकों वाला जो तत्व है यह कार्बन को ही कहा गया है। और संयोजन इलेक्ट्रॉन 4 है इसका, संयोजन इलेक्ट्रॉन
वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं, या फिर संयोजन इलेक्ट्रॉन आप समझ लें, तो इसका 4 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास में आप देखें तो इलेक्ट्रॉन विन्यास में इस तरीके से होता है, 1s2 2s2 और 2p2 होता है। उसके बाद आबंध के रूप में देखें, यानी बॉन्ड किस प्रकार से होते हैं इसमें, तो इसमें जो बॉन्ड होते हैं वह सहसंयोजी आबंध आबंध जो बॉन्ड होते हैं वह इसमें दर्शाया गया है, बताया गया है। उसके बाद देखें तो आवर्त सारणी में इसका स्थान देखें तो ग्रुप देख सकते हैं ग्रुप 14 में इसका स्थान मिलेगा आपको। उसके बाद देख सकते हैं आवर्त सारणी में यह जो आवर्त कितने आवर्त में कितने पीरियड में है दिखता है, तो यह जो है कि दूसरे पीरियड में आप इसे देख सकते हैं कार्बन को। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भू प्रॉपर्टी में केवल 0.02% कार्बन होता है, यानी कि भू प्रॉपर्टी में, यानी कि पृथ्वी के जो क्रस्ट होते हैं उसमें कितने प्रतिशत कार्बन होते हैं, तो 0.02% ही कार्बन होता है। अब हीरा के बारे में जानते हैं यहाँ से कि हीरा क्या होता है, यानी डायमंड जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो कार्बन का अपरूप होता है हीरा। उसके बाद जानते ही होंगे आप लोग इसमें प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, तो किम्बरलाइट प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, यानी कि हीरा का जो प्राकृतिक स्रोत कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं, तो किम्बरलाइट से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद कांतरिक कोण के बारे में जाने तो इसका 24 डिग्री कांतरिक कोण होता है हीरा का। और चमक का कारण आप देखें तो चमक का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। विशेषता के रूप में हीरा को देखें तो कठोरतम प्राकृतिक तत्व के रूप में हम इसे जानते हैं। उसके बाद विद्युत का यह कुचालक होता है, हीरा क्या होता है, तो विद्युत का कुचालक होता है। उसके बाद जो है कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि मापन की जो इकाई क्या है, तो मापन हीरा के जो मापते हैं किसमें, तो कैरेट में नापते हैं, यानी 1 कैरेट हीरा 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि प्रमुख जो प्रयोग है इसका किस तरीके से हम करते हैं, किस किस चीज में, तो कांच के काटने में मेनली उपयोग किया जाता है। दूसरा जो है कि आभूषण के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, हीरा का, यानी डायमंड का। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे नेक्स्ट रूप में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि कार्बन के अपरूप, यानी कि एलोट्रॉप्स ट्रोपिस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कार्बन के अपरूप किस तरीके से होते हैं, तो परिभाषा के रूप में आप देखेंगे कि कार्बन के अपरूप की परिभाषा के बारे में जाने तो यहाँ पर कार्बन के परमाणु के परस्पर आबंध के तरीकों के आधार पर विभिन्न भौतिक गुणों वाले तो कार्बन प्रतिरूप कहलाते हैं। तो कार्बन प्रतिरूप यानी अपरूप कहलाते हैं कार्बन का। तो उदाहरण के रूप में हीरा हो गया, दूसरा हो गया ग्रेफाइट और तीसरा हो गया फ्लोरीन। यानी हीरा को क्रिस्टलीय रूप में आप देख सकते हैं, ग्रेफाइट को क्रिस्टलीय रूप में एवं फ्लोरीन को आप देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कि कार्बन तीन अपरूप में प्राय पाया जाता है। कार्बन जो है कि 3 अपरूप में पाए जाते हैं मेनली। तो पहला है आपका कि क्रिस्टीलिया, दूसरा है ऑर्किस्ट्रीलिया, उसके बाद तीसरा है आपका रवाहीना। ये तीनों जो होते हैं क्या होते हैं, तो कार्बन का अपरूप है। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपके सामने में कोयले के अपरूप के बारे में पता चलेगा। तो कोयले के जो अपरूप या फिर प्रकार के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे, कोयले के जो प्रकार किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहला आप देखेंगे कि कोयला का प्रकार होता है लिग्नाइट, जिसमें कि 25 से लेकर के 35% तक कार्बन होता है। और दूसरा है सब ब्यूटामिन, जिसमें 35 से लेकर के 45% तक जो है कार्बन होता है। उसके बाद तीसरा है आपका देख सकते हैं ब्यूटामिन्स में आप देखें तो 45 से 85% तक कार्बन होने की संभावना होती है। एंथ्रेसाइट जो सबसे महंगा कोयला होता है, एंथ्रेसाइट होता है, जिसमें 85% तक की जो है कि ईंधन पाए जाते हैं, यानी कोयला पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर हासिल करेंगे जानकारी कि उच्च गलनांक होता है इसका, मुलायम होता है यह, और विद्युत एवं ताप के सुचालक होता है। उपयोग के बारे में जाने तो परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में इसका उपयोग होता है। उसके बाद पेंसिल के बारे में जानते, पेंसिल में देखेंगे तो इसका ही उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का ही उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोड के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्नेहक के रूप में भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद लास्ट है कि संरचना का षटकोणीय समूह द्वारा, संरचना इसका किस प्रकार से होता है, षटकोणीय समूह सामूहिक व्यू के अनुसार इसका संरचना होता है। आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन के अन्य नाम के नाम से आप जानेंगे तो अन्य नाम फ्लोरीन का होता है बंकीमस्टर फ्लोरीन होता है, बंकीमस्टर फ्लोरीन होता है। उसके बाद अत्यधिक सामग्री, अत्यधिक अस्थाई संरचना क्या हो सकते हैं, तो इस प्रकार से हो सकते हैं। यहाँ पर भी बताया गया है फिगर के अनुसार आप देख सकते हैं। 20 समखष्टभुजों तथा 12 पंचभुजों से निर्मित होता है इसके जो
इसका जो एक पार्ट होता है फ्लोरीन का वह देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 20 अष्टभुजों तथा 12 पंचभुजों से मिलकर बना होता है। रासायनिक संरचना C60 होता है और आंतरिक जो आप देखें तो अत्यधिक अत्यधिक अभिक्रियाशील वाला ये जो होता है फ्लोरीन होता है, बहुत ही अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा कार्बन के समस्थानिक। कार्बन के समस्थानिक के बारे में जाने, जिसमें कि सबसे पहला है आपके स्क्रीन पे C6H14। तो इसे आप देखेंगे कि यह रेडियो सक्रिय रासायनिक नेता, यानी कि यह रेडियो सक्रिय समस्थानिक समस्थानिक होता है। यानी कार्बन के समस्थानिक के बारे में जाने तो यह जो होता है कौन सा, तो C6H14 जो होता है यह एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है। दूसरा C6 और C614 जो देखें तो यह उपयोग जीवाश्म के आयु ज्ञात करने में किया जाता है। यानी कि इसका जो उपयोग है कार्बन के जो समस्थानिक है इसका उपयोग कार्बन के यानी जीवाश्म के आयु ज्ञात करने में किया जाता है, प्राचीन आयु ज्ञात करने में। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा धातुओं की आपेक्षिक अभिक्रियाशीलता, यानी कि जो अभिक्रियाशील है किस तरीके से है, तो सबसे कम अभिक्रियाशील पोटासियम है, देख सकते हैं। सॉरी, सर्वाधिक अभिक्रियाशील ऊपर है तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील पोटासियम है। उसके बाद सोडियम उससे कम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता, लोहा, लेड, उसके बाद कॉपर, कॉपर के बाद पारा, उसके बाद चांदी, उसके बाद सोना। तो ये सबसे कम अभिक्रियाशील जो धातु है पारा, एल्युमिनियम और पारा, चांदी और स्वर्ण होते हैं। ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु हैं और इसके जो ऊपर वाले हैं थोड़ा सा अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं इसके अपेक्षा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ से कि पोटासियम खनिज के बारे में, यानी कि पोटासियम खनिज के बारे में। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि धातु क्या होता है। धातु यानी कि मेटल्स के बारे में जान लेते हैं कि खनिज यानी कि मिनरल्स, धातु तथा उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं या फिर पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो खनिज कहते हैं। और अयस्क के बारे में जाने तो अयस्क क्या होता है, तो ओर होता है। ऐसे खनिज जिनके धातुएं और ऐसे खनिज जिनसे धातुएं निकाला आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। यानी कि अयस्क जो होता है, अयस्क से ही हम धातु का निष्कर्षण निकाल पाते हैं। और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ऐसे खनिज जिसे धातु निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है तो उसे हम ओर कहते हैं, अयस्क कहते हैं। आगे देखेंगे तो निकल के आता है यहाँ पर सोडियम खनिज अयस्क। सोडियम खनिज जिसके मिनरल ओर्स ऑफ Na कहा जाता है। इसमें सोडियम खनिज अयस्क के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर सोडियम के बारे में देखें तो सोडियम के जो खनिज या फिर अयस्क से जुड़ी जानकारी यहाँ से हम हासिल करेंगे। जैसे Na2B4O7H10H2O के बारे में आप देखें तो बोरेक्स को कहते हैं, यह बोरेक्स का फॉर्मूला है। उसके बाद देखें तो चीनी साल्ट पीटर के बारे में जाने तो NaNO3 के बारे में जानते हैं आप लोग। NaNO3 के बारे में जो कि है चिली साल्ट पीटर के नाम से हम इसे जानते हैं। उसके बाद है साधारण नमक के बारे में जिसे NaCl के नाम से जानते हैं। क्रायोलाइट के बारे में जाने तो Na3AlF6 होता है, इसे कहते हैं क्रायोलाइट कहते हैं। उसके बाद है देख सकते हैं ग्लोबराइट के बारे में देखें तो NaC2SO4 के बारे में जानते होंगे आप लोग। Na2CaSO4 के बारे में आप जानते होंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो सबसे पहला है तो पोटासियम खनिज किस प्रकार से होता है एवं अयस्क के बारे में, जिसे आप सिल्वाइन कहते हैं, जिसे पोटासियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। इसका सूत्र आप देखेंगे तो KCl होता है। इसके जो अयस्क के रूप में आप देखें तो सोनेराइट जिसे K2MgSO4 का होल ट्वाइस और 6H2O के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा है आप देखेंगे कि कार्नोलाइट के आप देखें तो यह भी एक प्रकार का पोटासियम सल्वाइन का जो है कि अयस्क होता है, पोटासियम क्लोराइड का अयस्क होता है। तो यहाँ पर आप देखें तो कार्नेलाइट जो होता है KCl MgCl2 6H2O या फिर KCl3H12 और उसके बाद KMgO6। ये जो खनिज या फिर अयस्क होते हैं किसका, तो सिल्वरनाइट का यानी पोटासियम क्लोराइड का जो है कि अयस्क होता है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट के तौर पे तो यह मैग्नीशियम खनिज के बारे में जानेंगे। मैग्नीशियम के खनिज और अयस्क के बारे में जाने तो मैग्नीशियम के जो अयस्क होते हैं वह होता है
एस्पोटोमाइट, एस्पोटोमाइट होता है इसका अयस्क, उसे आप इप्सिन लवण के रूप में आप जानते हैं, इप्सम लवण के रूप में जानते हैं, जिसका अणुसूत्र आप देखेंगे MgSO4 7H2O के नाम से जानते हैं। और अगला है मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट के बारे में जाने तो जिसका अणुसूत्र आप देखेंगे कि MgCO3 होता है। उसके बाद आप देखेंगे तो कीजेराइट, कीजेराइट के बारे में जिसमें कि MgSO4 2H2O के बारे में, MgSO4 2H2O जिसकी इसका अणुसूत्र है, तो कीजेराइट का अणुसूत्र है जो कि मैग्नीशियम का एक प्रकार का अयस्क है। उसके बाद देखिए तो ड्रोमोलाइट, ड्रोमोलाइट के बारे में जाने तो MgCl3 3H2O जिसे कहते हैं। तो ये आप देखेंगे इसका अणुसूत्र है, यह एक बेहद ही इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं कैल्शियम, कैल्शियम खनिज, कैल्शियम की जो खनिज एवं अयस्क के बारे में हम जानेंगे कि मिनरल्स एंड कोर्स ऑफ कोल के बारे में। तो जिसमें कि आप मैग्नीशियम के बारे में देखें तो मैग्नीशियम के जो किस तरीके से खनिज होते हैं, जिप्सम होता है जिसे CaSO4 2H2O को हम जानते हैं। उसके बाद देख सकते हैं लाइम स्टोन, लाइम स्टोन CaSO3 के नाम से जानते हैं। उसके बाद फ्लोर एस्पायर, फ्लोर एस्पायर देख सकते हैं, फ्लोर एस्पायर जिसे CaF2 के नाम से जानते हैं। और अगला है देख सकते हैं अगला है देख सकते हैं यहाँ पर एक कैल्साइट, कैल्साइट जिसे कि आप देखें अणुसूत्र के रूप में तो CaCO3 के रूप में आप जानते हैं। उसके बाद आपके स्क्रीन पे देखिएगा एल्युमिनियम और खनिज, एल्युमिनियम और खनिज के बारे में जानते हैं। एल्युमिनियम और खनिज के बारे में यहाँ पर निकल के आता है मिनरल्स एंड ओर्स के रूप में देखने को मिलेगा डाइस्फोर जिसे बॉक्साइट अयस्क और कोडर्म कोंडरडर्म। उसके बाद क्रायोलाइट के नाम से जानते हैं जिसे Na3AlF6 के नाम से जानते हैं, अणुसूत्र है इसका। उसके बाद कोरंडम के बारे में जाने तो Al2O3 के नाम से आप जानते हैं। यह एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैक्ट होता है केमिस्ट्री की तरफ से। आगे बढ़ेंगे तो और जानकारी यहाँ से हम हासिल करेंगे। यहाँ देखेंगे आपके सामने में कॉपर खनिज का नाम आता है यहाँ पर कि कॉपर खनिज, जिसके कि कॉपर का जो है कौन से खनिज और अयस्क होते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे। कॉपर का जो है कि एजुराइट और कैकोसाइट जो होते हैं एक प्रकार का अयस्क होता है जिससे कि कॉपर प्राप्त किया जा सकता है, जिसका अणुसूत्र एजुराइट का आप देख सकते हैं। CU3 और CO3 का होल ट्वाइस और OH का होल ट्वाइस होता है। और कैकोसाइट का होता है Cu2S, इसका कैल्कोसाइट का होता है अणुसूत्र। उसके बाद देखिए तो मैकेलाइट का जो अणुसूत्र होता है, मैकेलाइट का CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस होता है, इसका मैकेलाइट का। मेलेकाइट है देख सकते हैं, मेलेकाइट है। उसके बाद क्यूपरस होता है, क्यूपरस Cu2O के नाम से जानते हैं, यह भी एक प्रकार का अयस्क होता है, किसका, तो कॉपर का अयस्क होता है। उसके बाद जिंक का हम देखें तो जिंक का जो देखेंगे तो यहाँ पर जिंकाइट होता है जिसे ZnO के नाम से जानते हैं और इसका अणुसूत्र होता है ZnO। उसके बाद जिंक ब्लेंड के नाम से जानते हैं, जब एक प्रकार का अयस्क होता है जिंक का जिसे ZnS के नाम से जानते हैं। और फ्रैंक लिंगनाइट आप देखें तो ZnFe2O4 के नाम से आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद है कैलामीन, कैलामीन को आप देखें तो यहाँ पर जो जिंक का जो अयस्क है वो है ZnCO3 के नाम से आप इसे अणुसूत्र के रूप में जान सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे लेड खनिज, लेड के खनिज और अयस्क के बारे में जाने तो लेड यानी जिसे Pb से सूचित करते हैं, जिसके गैलाना होता है गैलेना, PbS से सूचित करते हैं। सीरूसाइट के बारे में जाने तो सीरूसाइट PbCO3 के नाम से जानते हैं हम लोग। मेटलोकाइट, मेटलोकाइट के बारे में जाने तो मेटलोकाइट PbFCl के नाम से जानते हैं हम लोग, PbFCl के नाम से मेटलोकाइट के नाम से जानते हैं इसे, जो कि पारा का या फिर लेड का जो कि क्या होता है, अयस्क होता है। या फिर देखें मैग्नीज, मैग्नीज के खनिज और अयस्क के बारे में देखें तो किस खनिज से हम मैग्नीज को प्राप्त कर सकते हैं या फिर अयस्क किस अयस्क से जो है कि हम मैग्नीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला है कि मैग्नेटाइट, मैग्नाइट, मैग्नाइट देख सकते हैं, मैग्नाइट जिसे MnOOH कहते हैं, अणुसूत्र है तो इसका। उसका बाद देखें तो यहाँ पर है पायरोलूसाइट, पायरोलूसाइट यहाँ पर देखेंगे पायरोलूसाइट के बारे में तो MnO होता है, MnO2 से हम इसे अणुसूत्र के रूप में जानते हैं। उसके बाद हॉसमैनाइट के रूप में आप देखें तो Mn3O4 के नाम से आप इसे अणुसूत्र के रूप में देख सकते हैं।
आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आपके सामने में निकल के आएगा कि आयरन का जो खनिज है और अयस्क किस प्रकार से होते हैं, यानी लोहा। लोहा के बारे में जाने तो Fe जिसका सूत्र होता है, Fe के सूचित किया जाता है, संकेत होता है फेरस का। तो मैग्नेटाइट होता है एक, जिसके Fe3O4 होता है इसका अणुसूत्र। आयरन फेराइट होता है इसका अयस्क, जो कि FeS2 के नाम से जानते हैं। हेमेटाइट होता है जो Fe2O3 के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है सीडेराइट, जिसका लोहा का अयस्क के रूप में आप जानते हैं, FeCO3। और चौथा होता है, यहाँ पर देखेंगे कि लाइम मोनाइट के नाम से जानते हैं, जिसे FeOOH या फिर N2H2O के नाम से आप इसे समझते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से कुछ फैक्ट दिए गए हैं, उसको हम जानते हैं यहाँ से। तो कहता है सबसे पहला फैक्ट कि टीन का अयस्क क्या है, तो टीन का अयस्क कैसीटेराइट के नाम से जानते हैं। टीन का अयस्क क्या है, तो कैसीटेराइट के नाम से जानते हैं, जिसका अणुसूत्र SnO2 होता है। मरकरी का अयस्क क्या होता है, तो सीने बार होता है। ध्यान रखेंगे, मरकरी का अयस्क क्या होता है, तो सीने बार होता है, जिसे हम HgS से सूचित करते हैं। अगला है माणिक्य और नीलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को माणिक्य या फिर नीलम के नाम से हम जानते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कहा जाता है। उसके बाद देखिए तो मोती का रासायनिक संरचना किस प्रकार से होता है, तो मोती का रासायनिक संरचना है वो कैल्शियम कार्बोनेट के माध्यम से समझ सकते हैं आप लोग। कैल्शियम कार्बोनेट के आकार का होता है, उसी प्रकार से इसका संरचना होता है। इसका सूत्र आप देखेंगे तो CaCO3 के नाम से आप देख सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप आप देखेंगे तो कैल्शियम सल्फेट जैसा होता है, जिसे आप CaSO4 हाफ H2O के रूप में आप देख सकते हैं। उसके बाद देखें तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि बैलाडीला प्रमुख खाद्यान्न कहाँ पर केंद्र है इसका, यानी बैलाडीला प्रमुख खनन खाद्यान्न केंद्र कहाँ पर है, प्रमुख खनन केंद्र कहाँ पर है, तो हेमेटाइट और लोहा का अयस्क इसके जो है कि खनन केंद्र से हम प्राप्त करते हैं। इसमें बैलाडीला प्रमुख खनन केंद्र से क्या है, तो हेमेटाइट लौह अयस्क को हम प्राप्त करते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा मिश्र धातु जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन में, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि परिभाषा की किसी भी धातु में अन्य धातु या फिर कार्बन जैसी अधातुओं के मिश्रण से प्राप्त जो पदार्थ होता है वह उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे पीतल को स्टील, गन मेटल, रांगा व एवं जो है कि कांसा इत्यादि क्या है, तो मिश्र धातु के नाम से जाने जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से कुछ और जो फैक्ट है उसको जान लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे अमलगम बनाने वाली जो धातु है कौन सा है, तो अमलगम पारा के द्वारा बनाया जाता है। अमलगम बनाने वाली जो धातु क्या होता है, तो पारा होता है। और टका या फिर सोल्डर के अवयव कौन से होते हैं, तो टका या फिर सोल्डर के जो अवयव होते हैं वो सीसा 68% के साथ टीन 32% को मिलाया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो यौगिक जिसकी उपस्थिति के कारण पीतल किस यौगिक की जिसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, तो आप देखेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड का जो उपस्थिति आप देंगे तो निश्चित रूप से जो है कि यह जो है किसका, तो पीतल का रंग क्या हो जाएगा, तो हवा में फीका पड़ जाएगा, जिसका अणुसूत्र आप देखें तो हाइड्रोजन सल्फाइड का अणुसूत्र आप देख सकते हैं H2S होता है। उसके बाद देखिए तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त करते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड को हम फोटोग्राफी में प्रयुक्त करते हैं। उसके बाद देखिए तो गैल्वेनाइजेशन में प्रयुक्त जो प्रमुख धातु होते हैं वह कौन सा होता है, तो जस्ता होता है। गैल्वेनाइजेशन में प्रयुक्त प्रमुख जो तत्व होते हैं वह कौन सा होता है, प्रमुख जो धातु होते हैं वह कौन सा होता है, तो जस्ता होता है। अब यहाँ से हम जानेंगे कि मिश्र धातुएं और धातुएं के बारे में, यानी आप यहाँ से जान सकते हैं कि कौन से मिश्र धातु किस किस धातु से मिलकर के बना होता है और उसका उपयोग कहाँ होता है, इस चार्ट के माध्यम से जानेंगे। और यह एक बेहद ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप बेहद ही अच्छे तरीके से देखेंगे। पीतल के बारे में जाने तो पीतल तांबा और जिंक से बनकर के बना होता है, जिंक से मिलकर के बना होता है, जिसका इस्तेमाल बर्तन व फिर सजावटी सामान में हम लोग कर सकते हैं। स्टील के बारे में जाने तो स्टील लोहा और कार्बन से मिलकर के बना होता है, जिसका निर्माण भवन निर्माण में या फिर बर्तन बनाने में हम लोग करते हैं। उसके बाद स्टेनलेस स्टील के बारे में देखें तो देख सकते हैं कि लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन ये चार तत्वों से मिलकर के, चार जो धातु होते हैं इससे मिलकर के
बना होता है। इसका उपयोग हम देखें तो कार बर्तन बनाने में, खेल के सामान बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, स्टेनलेस स्टील का। उसके बाद देखें तो टका या फिर सोल्डर के बारे में जाने तो टका या फिर सोल्डर को हम शीशा या फिर टीन के जो मिला करके हम बना सकते हैं और इसका जो है देखें तो 2 जोड़ों के मध्य जो है टका लगाना इसका काम होता है, उपयोग में हम लाते हैं। 2 जोड़ों के मध्य जो है टाका लगाना या फिर जोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद कांसा के बारे में जाने तो कांसा तांबा और टीन का मिश्रण होता है कांसा। उसके जो है कि इस्तेमाल हम मूर्ति, जहाज व सिक्के के निर्माण में हम करते हैं कांसा का उपयोग। जर्मन सिल्वर किसे कहा जाता है तो जर्मन सिल्वर के बारे में जाने तो तांबा, निकेल और जिंक। यह भी बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था। तांबा, निकेल और जिंक ये सारे के सारे जर्मन सिल्वर के नाम से जाने जाते हैं। इसका उपयोग आप देखें तो बर्तन व फिर आभूषण बनाने में हम लोग करते हैं। बेल मेटल के बारे में जाने तो बेल मेटल तांबा और टीन के जो मिला करके बनाया जाता है, इसका इस्तेमाल हम घंटी के निर्माण में करते हैं। गन मेटल के बारे में जाने तो गन मेटल टीन, जिंक, तांबा और इसका जो है कि संजोग करके यानी जो मिला करके इन सभी को मिला करके गन मेटल बनाया जाता है। टीन, जिंक और तांबा को मिला करके गन मेटल मिलाया जाता है और इसका उपयोग हम बेरिंग, स्टीम पाइप और फिक्सिंग व फिर हाइड्रोलिक बल्ब बनाने में करते हैं हम इसका उपयोग गन मेटल का। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट है कि एनिल एल्किनो एल एल्निको के बारे में जाने तो एल्निको में धातु को हम बनाने में किस चीज का इस्तेमाल करते हैं तो एल्युमिनियम का, निकेल का, कोबाल्ट का और लोहा का। यानी कि एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट और लोहा को मिला करके हम एल्निको का निर्माण कर सकते हैं, जो कि शक्तिशाली अस्थाई चुंबक के निर्माण के लिए हमें काम पड़ता है। इसका उपयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद देखें तो नाइक्रोम का हम किस तरीके से निर्माण करते हैं। नाइक्रोम मिश्र धातु का तो निकेल एवं क्रोमियम, निकेल और क्रोमियम अल्प मात्रा में लोहा एवं मैग्नीशियम की मात्रा को मिला करके हम क्रोमियम नाइक्रोम का जो है कि निर्माण करते हैं। यानी नाइक्रोम का जो एक मिश्र धातु है, इसका निर्माण हम देखें तो निकेल, क्रोमियम या फिर अल्प मात्रा में लोहा और मैग्नीज को मिला करके हम करते हैं। इसका उपयोग देखें तो नाइक्रोम का जो उपयोग होता है वह तापीय अवयव यानी हीटिंग एलिमेंट के निर्माण में करते हैं, जैसे हीटर वगैरह में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे देखेंगे तो ब्रिटानिया मेटल के बारे में जाने तो ब्रिटानिया मेटल का निर्माण आप देखेंगे तो टीन, एंटीमनी और जो है कि तांबा तीनों को मिला करके ब्रिटानिया मेटल का निर्माण किया जाता है, जिसका जो है उपयोग हम विभिन्न बर्तनों के निर्माण में करते हैं। इस वीडियो में हम जाने सारे कुछ जो कि तत्व से रिलेटेड और एलिमेंट से रिलेटेड था और सारे के सारे इम्पोर्टेंट थे। अगले वीडियो में हम जानेंगे इसके बाद वाले जो पेज है यानी कि 16 नंबर पेज से जानेंगे, जिसमें आपको सिलिकॉन वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलिकॉन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ये सारे फैक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ तक रखेंगे और वीडियो कैसा लगे निश्चित रूप से आप लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस तरीके की सीरीज देखना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरे इस चैनल को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।